मतलब ऐसे आपको ऑप्शन देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विधि जो है शस्य प्रबंधन में आती है। 4 ऑप्शन दे देंगे वहां पर कि कोई केमिकल का नाम दे दिया, किसी अन्य परजीवाभ्य का नाम दे दिया, कि इनमें से कौन सा वाला जो है आपका मेथड वो किसमें आता है, शस्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आपको वहां देखना है कि अगर वहां सिंचाई दे रखा है तो सिंचाई कर सकती है, फसल चक्र दे रखा है तो वो, तो आपको पहचानना है कि कौन सी वाली विधि किस वाले मेथड के अंदर आती है। प्रतिरोधी किसमें है, जो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की वजह से, कीट से क्या है प्रतिरोधी, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होता है, तो उस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। और बेटा बीटी कपास तो 100% आने ऐसा प्रश्न है। तीसरा हमारे पास पायरेथ्रम है, जो कि क्राइसेंथम प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनसे यूज में हो रहा है। क्राइसेंथम इंपॉर्टेंट है, पायरेथ्रम आपको याद रखना है कि कौन से प्लांट से लिया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका तो कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नीलाथ होता। उसके अलावा मिनरल लिया था, उसके अंदर चूना प्लस लिया था पानी, और उसका रेशियो रखा था 5:5:50, और इसको एज इट इज ही रखना है। तो इससे बनाया था इन्होंने बोर्डो मिश्रण। अगली डिजीज हमारे पास आ गया है फलों का रोग। बेटा फलों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। सिट्रस कैंकर 100% याद होना चाहिए। ज़ेंथोमोनास आपके पास, कंपेस्ट्रस, फ्लैशबैक आपने ऑलरेडी देख लिया है, ट्रेलर आपने देखा है जिसके अंदर मैंने आपको जेईटी के लिए जो मैंने वन शॉट क्लास ली थी जो कि 2 घंटे की थी, और जिसमें मैंने आपको प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी का जितना भी सार हो सकता था वो सारा मैंने आपको क्लियर किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों ने उस क्लास को देखा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, उनको जेईटी के पेपर में बहुत सारा बेनिफिट हुआ होगा। आज हम जेईटी के उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी इस क्लास में से, हमारे नोट्स में से, क्लास वाले नोट्स से और कहाँ से टेस्ट सीरीज में से जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स भी हैं, क्लासरूम के नोट्स भी हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर क्वेश्चंस वो बताऊंगी आपको जो कि हमारी उस वन शॉट क्लास के अंदर से रहे, क्योंकि आप सभी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे यहाँ से बैठे हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम जेईटी के बायोलॉजी के पेपर के पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था पादप उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल पादप के खंडों को क्या कहा जाता है। तो ओरिजिनल प्लांट के जो पीसेस होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास नोट्स हैं कि एक्सप्लांट की डेफिनेशन लिखवा रखी है, और इसमें जो कि सीयूटी का भी क्वेश्चन, क्योंकि सीयूटी में भी सेम टॉपिक आता है। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट होता है जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तोतक। तो यहाँ पर आप क्लासरूम नोट्स के अंदर भी देख सकते हो कर्तोतक या एक्सप्लांट जो था वो इसका राइट आंसर था। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो दोनों तरीके से था, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से भी कंबाइन करके आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बायो में जो आपकी इंटरलिंकिंग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था वो आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी माना जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका एंटोमोलॉजी से भी माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रांसजेनिक बीटी फसलें किस प्रकार की होती है, निमेटोड प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी या पोषक रूप में उन्नत पादप। तो हम इसको एंटोमोलॉजी के अंदर कंसिडर करके भी देखें तो मैंने जो वन शॉट क्लास ली थी जिसके अंदर हम लोगों ने कल्चरल मेथड या शस्य प्रबंधन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी विधियां शस्य प्रबंधन के अंतर्गत आती है, तो उसमें हम लोगों ने लिखा था ग्रोन द रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कि हम प्रतिरोधी किस्मों को उगा कर भी शस्य प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि बेटा बीटी कॉटन तो 100% पढ़कर जाना, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो जेईटी में आता ही आता है। तो ये क्या था आपका, कीट प्रतिरोधी पादप होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट पादप होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हमारा प्लांट पैथोलॉजी से था, और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने यहाँ पर वन शॉट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि बेटा बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजरा के 2 ही रोग आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि बाजरे में मृदुल रोमिल आसिता, या जिसका दूसरा नाम बताया था हरित बाली रोग, जिसको हम लोग जोगिया रोग भी कहते हैं, इसका जो आपका रोग जनक होता है वो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो कि वन शॉट क्लास में था। इसके अलावा क्रैश कोर्स के नोट्स के अंदर लॉन्ग ईयर स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन बैचेस के लिए, उसमें तो ये डेफिनेटली इंक्लूडेड था ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो भी वापस से आपका प्लांट पैथोलॉजी से था। पहली ही लाइन आरबीएससी बोर्ड की बुक में भी दी हुई है, नोट्स के अंदर भी दी हुई है, और वन शॉट क्लास के अंदर भी मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था कि बोर्डो मिश्रण, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किससे बना होता है, नीलाथ होता, चूना व जल, और इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा था कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप दोनों मिक्सचर लैंग्वेज चल रहा है, तो बेटा ये बहुत बेनिफिट था, क्योंकि जेईटी आपको इंग्लिश वर्ड्स देती ही देती है। यहाँ पर देखो उन्होंने दिया है कॉपर सल्फेट, चूना और पानी, तो इस वजह से आपको दोनों चीजें बेनिफिट रही है, और बोर्डो मिश्रण जो होता है इन तीनों के संगठन से मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में सिट्रस कैंकर का जो दिया था, नींबू में जो कैंकर रोग होता था, यहां पर भी मैंने आपको कहा था कि बेटा फिक्स है, फलों के रोग 3 दिए हुए थे, उसमें से मैंने आपको बताया था कि बेटा जेईटी का फेवरेट है नींबू का कैंकर रोग, जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर ज़ेंथोमोनास सिट्राई था, जो मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्ट्रिस पैथोवर्ड जो इसका होता है वो सिट्राई होता है। फलों के रोगों से नींबू का कैंकर फिक्स आएगा, यहाँ भी मैंने आपको कंफर्मेशन दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रूसीफेरस पौधों में लगने वाले श्वेत कीट व्हाइट रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो बेटा यहाँ आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल देखो, जेईटी का पेपर है तो उनको लेवल तो इंक्रीज करना था। हमने इसके अंदर देखो, मैंने आपको यहाँ पर व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के अंदर भी समझाया था आपको कि यह इसको हम लोग छाछा भी बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं, एल्बुगा कैंडिडा। ठीक है, यहाँ भी क्लियर किया था कि बेटा आपका यहाँ पर दिया हुआ ये क्वेश्चन आता है, एल्बुगा कैंडिडा मस्ट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे नोट्स के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना था कि क्रूसीफर पूछा है और ऑब्वियस बात है वो सरसों के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, तो इसका आंसर भी जो था आपका वो एल्बुगा कैंडिडा राइट था। अगला प्रश्न जो आपका था वो एनिमल टिश्यू जंतु उत्तक का प्रश्न था। अब देखो, जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं फाउंडेशन बैचेस के अंदर जो थे, लॉन्ग ईयर बैचेस के अंदर थे, और इवन जिन बच्चों ने मैराथन क्लासेस के अंदर जो मेरी एमसीक्यूएस बैच वाली जो क्लास थी वो भी ज्वाइन की होगी, तो मैंने क्लियर कहा था जंतु उत्तक में ऐसे चार्ट बहुत सारे मिलेंगे। ये ऐसे चार्ट बहुत सारे मैं पढ़ाती हूँ, तब भी मैं यही करती हूँ कि हर एक के अंदर मैंने ऐसे चार्ट बनवाए। फिर भी मैंने कहा था बेटा चार्ट को कम और पूरा जो मेन सोर्स है उसको ध्यान रखना, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएगा। देखो, स्तंभाकार में 3 प्रकार थे, अपक्षमाभी, पक्षमाभी और स्टीरियोसिलेटेड। तो यहाँ पर आहार नाल के अंदर उपस्थित होता है अपक्षमाभी, और अपक्षमाभी किसका प्रकार है, स्तंभाकार का प्रकार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलमलर कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा, पेट और आंत की परत में पाए जाने वाले उत्तक है, टिश्यूज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, तो क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है केवल स्तंभाकार या ओनली कॉलमलर एपिथेलियम जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बोला था, मैंने आपको बताया था बेटा कि देखो कॉकरोच और ये जो 4 टॉपिक आपके हैं इनमें से कोई 3 में से क्वेश्चन देगा और एक को वो छोड़ेगा। ठीक है, रणनीति के समय भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम से अमीबा नहीं दे रहे थे, तो इस बार उन्होंने क्या कर दिया, आपको अमीबा का क्वेश्चन दे दिया। प्रश्न पूछा था अमीबा के पोषण का तरीका होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द अमीबा इज। और यहाँ पर बेटा आप इसके अंदर स्लाइड देखोगे, और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, देखो लॉन्ग ईयर स्टूडेंट्स हो गए, फाउंडेशन स्टूडेंट हो गए, डिटेल में सब चीजें पढ़ते हैं मैराथन क्लासेस के अंदर और क्रैश कोर्स के अंदर। आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखवाया था कि होलोजोइक प्रकार का तो न्यूट्रिशन होता है, और मोड जो होता है खाने का, ठोस पदार्थ है तो फेगोसाइटोसिस, द्रव है तो पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स करके प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न पूछा था आपको होलोजोइक और फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण। थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश करी बच्चा, जिसने भी देखा होगा देख के कंफ्यूज हो गया, इतने सारे वर्ड्स दे रखे, लगभग सेम सारे वर्ड दे रखे, देख के बच्चे को दिमाग से अगर उसने काम लिया होगा आराम से शांति से, तो उस प्रश्न को सॉल्व कर पाया होगा कि न्यूट्रिशन का मोड तो होलोजोइक होता है और फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है, क्योंकि होलोजोइक में दूसरे में तो नहीं शब्द लगा था। इसका मतलब इसका आंसर पहला वाला है, आपने यहां से आराम से टिक कर दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केचुए में निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, अर्थवर्म हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर। केचुए के पास में लगभग सभी प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर था वो हमारे पास में श्वसन था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे पोषण के लिए हमने पूरी आहार नाल बनवा रखी है, ये भी आपके क्लासरूम नोट से पूरी की पूरी आहार नाल बनवाई, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर पोषण तो हो ही रहा है। परिसंचरण के लिए भी इसके पास में 4 जोड़ी नलिकाकार पार्श्वी हृदय है, तो ये भी उसके पास में उपस्थित है। गति करने के लिए, गमन के लिए भी इसके क्या होते हैं, शुक उपस्थित होते हैं, जो कि हर बार जेईटी पूछती है। श्वसन केवल किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है, यानी कि विशेष रूप से श्वसन करने के लिए कोई अंग इसके पास में नहीं पाया जाता है। तो देखते ही आपका यहां से आंसर बन रहा था। 12th क्लास की बुक के अंदर भी यही लाइन आपकी दी हुई है और ये क्वेश्चन भी आपका वहां पर दिया गया है। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा था कि निम्नलिखित में से व्हाइट ग्रब के लिए सही है। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें पढ़नी है। सफेद लट ग्रब से मैंने समझाया था कि ग्रब शब्द जब भी आ जाएगा आपको ध्यान रखना है कोलियोप्टेरा। थोड़ा हम इसको मॉडरेट लेवल पे मान सकते हैं कि देखते ही ग्रब कोलियोप्टेरा आ गया, लेकिन अब देखो गण और कुल दोनों पूछा है, इधर इन्होंने कोलियोप्टेरा दिया, ठीक है, और वापस से क्या दिया, 2 में कोलियोप्टेरा दे दिया, और उधर आपसे कुल पूछा है स्क्रेबिडी। ठीक है, कुल पूछा है स्क्रेबिडी। यहाँ पर आप लोग जो अभी वर्तमान में पढ़ते हो मेलनथिंडी पढ़ते हो, लेकिन जो स्टूडेंट फाउंडेशन बैचेस में पढ़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पे दोनों ही नाम, मेलनथिंडी जो आपकी 12th क्लास की बुक के अंदर दिया हुआ है, स्क्रेबिडी जो पुराना आपका वर्गीकरण है। तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के वर्गीकरण थे, और आपका यहाँ से भी क्वेश्चन एज इट इज स्क्रेबिडी यहाँ पर दिया हुआ था, और पहला आंसर जो हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, खपरा भृंग के जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। एंटोमोलॉजी की जो 10 कीट थे उसकी मैंने
जो वन शॉट क्लास थी उसके अंदर भी एक पीडीएफ रन करी थी, मैराथन में भी मैंने आपको समझाया था, जो बच्चे क्लासरूम में फाउंडेशन में पढ़े उनको भी बताया था कि क्या क्या चीज याद करनी है, गण का नाम, कुल का नाम, वैज्ञानिक नाम और उसकी हानिकारक अवस्था, ये आपको याद होनी चाहिए, वहां से आपका प्रश्न बनता है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देखोगे, और सबसे बड़ी बात मिक्स करके उन्होंने यहाँ पर दिए, पर बेटा जो अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से याद होगा कि यहीं पर आपको लिखवा रखा है कि इस कीट की लार्वा अवस्था दानों के भ्रूण को खाकर क्षति पहुंचाती है। मतलब कौन सी अवस्था क्षति पहुंचा रही है? लार्वा अवस्था क्या कर रही है? यहाँ पर क्षति पहुंचा रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल लार्वा। केवल लार्वा जो होगा इसके अंदर वो हानिकारक अवस्था होगी। अगला प्रश्न चिल्ला चिल्ला के 3 से 4 बार कहा था, हर क्लासरूम के अंदर भी कहा था, मैराथन में भी कहा था कि बेटा जो शस्य प्रबंधन हो गया, भौतिक विधियां हो गई, ये जो प्रबंधन की विधियां उनमें से आपको विधि देंगे और ये पूछेंगे कि ये वाली कौन से के अंदर आती है, और बिल्कुल हुआ उस वैसा ही, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर पूछा है कि कीट एवं रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र और फसल प्रणाली, ठीक है, इनका मतलब क्रॉपिंग सिस्टम जिसके अंदर हमारा अंतरशस्य भी आ जाता है, इंटरक्रॉपिंग भी आ जाती है, उनका अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब अगर हम इसका यूज करते, इन विधियों का यूज करते, तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो कर्षण या कल्चरल मेथड। तो यहाँ पर आपके क्लासरूम नोट्स के अंदर भी लिखवा रखा है कि शस्य या कर्षण नियंत्रण जो होता है उसके अंदर फसल चक्र का अपना सकते हैं, अंतरशस्य इंटरक्रॉपिंग हम लोग कर सकते हैं। और वन शॉट क्लास के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पर, आप लोगों ने स्टार्टिंग की शॉर्ट क्लिप के अंदर भी देखा होगा, मैंने क्लियर कहा था कि कल्चरल मेथड शस्य प्रबंधन में वो आपसे ऐसे ही पूछेंगे, कोई विधि दे देंगे और आपको पहचाने की शस्य में है या नहीं है, और वो एज इट इज यहां से क्वेश्चन आपका आया है। अगला प्रश्न, इसको हम लोगों ने हार्ड में कंसीडर किया था। ये जो क्वेश्चन था आप लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी होगी जिसमें जीएल सर ने भी डिस्कस किया था, और जिस दिन हम लोगों ने आपको आंसर की समझाई थी उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी के अंदर आपका हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो रहे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। हम इसको हार्ड कंसिडर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जो मेंटली पूरी तरीके से उस समय पेपर के अंदर अटेंटिव था, उसने अपने दिमाग का पूरी तरीके से उपयोग किया, उसका आईक्यू लेवल बढ़िया था, प्लस थोड़े से उसने नोट्स अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे, तो भी वो आराम से इसको कर पाया होगा। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि केचुए की निम्न में से कौन सी प्रजाति व्यावसायिक वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं की जाती। मतलब कमर्शियल लेवल पे हम बहुत ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते। पहली चीज, केचुए की कौन सी प्रजाति हमने पढ़ी है? हमने पढ़ी है फेरेटिमा पोस्टुमा। नोट्स में जब भी नोट्स स्टार्ट होते हैं तब मैं सबसे पहली लाइन ये लिखवाती हूँ, फेरेटिमा पोस्टुमा। केन बहल ने इसका अध्ययन किया था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने योग्य है। क्लास में हमेशा स्टार्ट करती सबसे पहली चीज यही बोलती हूँ कि बेटा ये जो हम केचुआ पढ़ रहे हैं ये हमारे घरों के आसपास बरसात के मौसम में दिखने वाला नॉर्मल केचुआ है। ये वो केचुआ है जिसको केवल बायोलॉजी में स्टडी पर्पस से हम लोग देख रहे हैं, इसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में नहीं है। वर्मी कंपोस्ट में जिसको करते हैं रेडवर्म आइसिनिया फोइटिडा जिसको हम बोलते हैं, ये भी मैं यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन करती हूँ। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, स्पीशीज देखनी थी, आइसिनिया फोइटिडा, ल्यूम्ब्रिकस आपके एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ा हुआ है 12th क्लास में एग्रीकल्चर में, प्लस आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हो, देखो इंटरलिंक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक भी यहाँ पर आपका डिस्कस किया, तो ल्यूम्ब्रिकस आपने उधर पढ़ा है। अब ये क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त नहीं है। अब ये क्लियर हो गया कि फेरेटिमा पोस्टुमा तो मैडम ने बताया था कि हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण से उसको स्टडी कर रहे हैं, एनालिडा को पढ़ने के लिए उस हिसाब से हम उसको पढ़ रहे हैं। तो क्लियर सी बात है, यही जो होगा वो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दीमकों की कौन सी जाति या जातियां मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचनाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कास्ट के बारे में पूछे, जाति का मतलब यहाँ सदस्य, टर्मेटोरिया, क्योंकि दीमक जो है ना आपका एक सामाजिक कीट है, उसके घर के अंदर जितने भी कीट रहते हैं वो सारे कीट जो होंगे, जितने भी सदस्य उसकी कास्ट है, कौन सा वाला क्षति पहुंचा रहा है। देखो राजा रानी है, उनका कार्य तो अंडे देने का है, मैथुन क्रिया करने का है। सैनिक जो होंगे, जो उसके अंदर सोल्जर्स जो होते हैं वो सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी काम कौन कर रहा है, बाकी काम कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहा है। वर्कर जो होता है वही काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है लकड़ी को खाने का काम भी तो वही करेंगे। तो श्रमिक जो होंगे वो भी सिर्फ केवल श्रमिक, ओनली वर्कर जो होते हैं वही इस कार्य को करते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स जो भी दिए गए हैं, डैमेजिंग स्टेज यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि निम फॉर एडल्ट किसके, वर्कर्स के। तो वर्कर यानी कि श्रमिक ही क्या करता है, दीमक जो होगा उसके श्रमिक ही हमेशा क्या करते हैं, क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला तो बेटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशी है। जिस बच्चे ने 2 घंटे की क्लास देखी है
उस बच्चे को तो बढ़िया मजा आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कार्बनिक कीटनाशी मैंने लिखवाया था आपको कि पादप पे आधारित, यानी कि जो बोटेनिकल प्लांट से निकलने वाला है। और उसमें स्पेसिफिक देखो बेटा, यहाँ स्टार मार्क भी किया था कि पायरेथ्रम तो याद करके ही जाना, क्योंकि पायरेथ्रम सबसे ज्यादा मतलब पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो पायरेथ्रम अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। क्लासरूम नोट्स के अंदर भी यहाँ पर आपका पायरेथ्रम क्लियरली मेंशन्ड है कि पायरेथ्रम जो होता है वो पादप आधारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको सेकंड दिया था, पायरेथ्रम जो है क्या हो गया आपका, पादप आधारित कीटनाशी होता है, कार्बनिक कीटनाशी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, एग्रीकल्चर के पेपर में आया था, ठीक है। अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कहां से करे, बायो के पेपर में से किए। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बता देती हूँ। 9 क्वेश्चन जो थे वो आपके एंटो और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर से आए थे, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर से आए थे, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके कहां से थे, केचुए वाले टॉपिक के अंदर से आपका प्रश्न दिया था। एक प्रश्न जो आपका दे रखा था वो अमीबा के अंदर से दिया गया था, और एक प्रश्न जो आपका था वो जंतु ऊतक के अंदर से दिया गया था। तो ये सारा पोर्शन हम लोगों ने किसमें डिस्कस किया, बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया। अब जो 2 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट बताऊंगी वो एग्रीकल्चर से करूंगी। मैंने पहले भी बताया कि सीयूटी में भी एग्रीकल्चर के पेपर के अंदर ही पोर्शन जो होता है कंसिडर होता है, और आपका उसके अंदर भी इसी को कंसिडर हम लोग करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है, मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है, तो बेटा मैंने इधर लिखवाया भी था, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर क्या है, शहद, मोम, विष और रॉयल जेली जो है आपकी श्रमिक मधुमक्खियां इसको बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर शहद, मोम, रॉयल जेली उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका दे रखा है कि बैंगन किस प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका एंटोमोलॉजी के अंदर से ही है, और किसके पेपर में आया, आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के पेपर के अंदर आपका यहाँ से पूछा गया था। तो आपके क्लासरूम नोट्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि बैंगन के अंदर जो होता है प्ररोह या फल छेदक जिसको हम बोलते हैं, फल भेदक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है आपका शूट और फ्रूट बोरर जो होता है, फल एवं शीर्ष छेदक जो होता है, ये बैंगन में सर्वाधिक नुकसान करता है। तो उसके प्रति ही ये कैसा होता है, संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न जो है आपका ये प्लांट ब्रीडिंग का प्रश्न है। प्लांट ब्रीडिंग आपके एग्रीकल्चर और बायो दोनों के अंदर दे रखी है, दोनों में ही प्रश्न आया है। पहला प्रश्न जो हम लोगों ने अभी देखा था करतोतक वाला, वो भी प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर से था, और दूसरा प्रश्न जो है वो भी आपका प्लांट ब्रीडिंग से आया। ये प्रश्न भी बेटा इसको मैंने इतनी बार दिया कि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एक ही स्क्रीनशॉट लगाया है। बाकी यहाँ पर जितनी टेस्ट सीरीज हुई, हर दूसरी तीसरी टेस्ट सीरीज के अंदर देखोगे तो क्वेश्चन घुमा घुमा के मैंने यहाँ से दिया है। इतना स्पेस नहीं है कि इतना सारा आपको यहाँ पर दिया जाए, बाकी बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन स्वपरागित समयुग्मज एकल पौधे की संतान है, कौन सी प्रोजेनी जो है वो सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट का जो प्रोजेनी होगी। तो मैंने बेटा यहाँ पे देखो शुद्ध वंशक्रम चयन का एक मेथड इसके अंदर आपको बताया था, जो कि केवल स्वपरागित फसलों में उपयोगी है। सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक क्लासरूम में मेंशन भी करवा रखा था। और क्या होता है, तो ये सारे कैसे होते हैं, समयुग्मजी। तो स्वपरागित समयुग्मजी जो पादप होते हैं वो सारे के सारे शुद्ध वंशक्रम देते हैं। जो प्लांट ब्रीडिंग की रॉयल की मॉड्यूल है उसके अंदर भी ऐसा बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2 जगह पर दिया हुआ है, मतलब 2 बार अलग अलग लैंग्वेज चेंज है, बाकी ऐसा ही आपको क्वेश्चन दे रखा है। टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, और ये क्लासरूम नोट से जहां पे बच्चों ने लिखा हुआ है उसका भी आपको यहाँ पर प्रूफ दिया गया है। तो इसका मतलब आप अगर इन टोटल सारे क्वेश्चंस को काउंट करते हो, जितने अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो हमने टोटल 18 प्रश्न ऐसे करे हैं, ठीक है। इन 18 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपके एग्रीकल्चर साइंस के थे, तो यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपके किसके अंदर चले गए, बायो के अंदर, और 3 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए वो किधर चले गए, आपके एग्रीकल्चर में। 18 क्वेश्चन का जो वेटेज था, कहीं चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। वन शॉट की क्लास देखा हो, मैराथन क्लासेस देखी हो, जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज अटेंड करी हो, या फिर जिस भी बच्चे ने जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन क्वेश्चंस का इतना सारा आसपास से पूरा कंटेंट आपका यहाँ से देखने को मिला है, तो ऐसे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको इतने ही अच्छी तरीके से किया है, और जो हम लोगों ने आपको बताया है आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया होगा, और अच्छी तरीके से आपने अपने पेपर को अटेंड किया था। तो आज की जो वीडियो थी हमारी इसी रिगार्डिंग थी, जिसमें हम लोग यही डिस्कस करने वाले थे कि कौन कौन से प्रूव्स जो आपके क्वेश्चंस थे वो कहाँ कहाँ से आपके आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना सही, और आगे हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।